बानू जी का इंट्रोडक्शन करना मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि बानू मैम आपका मैं इंट्रोडक्शन कर सकूं, बट क्योंकि वक्त कम है, आई विल बिगिन विद अ लाइन फ्रॉम योर बुक which really leapt out to me and it has stayed with me, and it is like a recurring theme through the chapters of your book and through your life, and that line is हकदार तरसे तो अंगार का नूह बरसे. And this defines the story of your life. This defines the many stories of the characters, whether it is Ashraf, whether it is Hasina, whether it is Zeenat, whether it is Shaista. This line defines their stories. Haqdar tarse to angar ka nooh barse. Do you believe that this is perhaps the biggest divine law, and it also in a sense ties into the larger idea of karma? So do you believe that यहाँ का किया यहीं पर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. सब तक आपकी आवाज पहुंचे. इसके बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम दक्कनी बोलते हैं घर में, हमारे उर्दू यानी वो दक्कनी बोली बोलते हैं. इसमें मेरे पुरखों ने जब भी बात करते थे घर में तो बोला करते थे कि किसी के ऊपर जुल्म मत करो, डोंट कॉज एनी इनजस्टिसेस ऑन देम, बिकॉज हकदार जो भी तरसेगा तो अंगार का न्यू मीन्स वो कलोकियल लैंग्वेज में बरसात, बारिश, बूंद बरसना, तो आग की बरसात बरसेगी ये बोलते. और ये भी और भी एक कहावत थी उन लोगों के पास कि जो भी तरसेगा, जो भी रोएगा, जो भी तरसेगा, जिसके ऊपर जुल्म होता है तो उसकी दुआ ऐसे लगेगी जैसे कच्ची मिट्टी के कंकर लगता है, ये भी कहा करते थे. ये दोनों बातें मैं जैसे मेरे बचपन से मैं बड़ी होते गई, पढ़ते गई, हर वक्त हर मौके पर ये दो कहावत मेरे पुरखों से मैं सुनते आई थी और ये मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप तौर से इनग्रेव हुआ है इन बातों में. उसके बाद में जो एक सोशल मूवमेंट्स कर्नाटका में आए, जैसे दलित मूवमेंट, किसानों का मूवमेंट, किसानों हजारों किसानों ने इंसेक्टिसाइड खा के खुदकशी कर लिया वहाँ पे. ना तो उनको पीक ठीक से आई, ना पैसा ठीक से आया, बैंक का कर्जा ना उतार सकते थे. हजारों लोग, उनका अनगिनत कितना दर्द होता था, जो पूरी दुनिया को खाना देने वाले, ग़िज़ा देने वाले थे, वो लोग इतनी मायूसी से मर रहे हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ये किसानों के मूवमेंट में मैं शामिल थी और ये सब सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स थे और फेमिनिस्ट मूवमेंट में थी. और इन सब का जुड़ा हुआ कनाडा का एक लिटरेरी मूवमेंट था, बंडाया साहित्य संगठन, यानी वो जो एक क्रांतिकारक मूवमेंट था जिसमें जो राइटर्स वो एसी रूम में ही अपने घरों के आरामदी में बैठकर नहीं लिखते थे, वो लिखते लोगों के लिए, चलते उनके लिए, आवाज़ उठाते लोगों के लिए. हम लोग किसानों का, दलित्स का और औरतों का हाथ पकड़ते हुए रास्ते में जाते और हम आवाज़ बुलंद करते और एग्निस्ट एस्टेब्लिशमेंट रहते थे हमारी आवाज़. बाद में एक बार हमारे दोस्तों ने, मैंने नहीं खाई, मेरे दोस्तों ने लाठी के मार भी खाए और हम सबको अरेस्ट भी किया जाता था बहुत सारे में. ये भी सोशल जस्टिस के मोमेंट, यानी इंसाफ का तकाजा इतना था, इंसाफ के बारे में इतना कॉन्शियस हो गई थी मैं. वो औरतों का हो, दलित्स का हो, किसानों का हो, वो मेरी लाइफ में बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस रहा. जी, और मैम आपने कहा कि आपको कभी पुलिस की लाठी नहीं पड़ी, लेकिन what you have been through in life is far more intense, is far more moving, and that is something that comes through in your book.
जैसे कि आपने कहा कि जो जिस लाइन का हमने जिक्र किया कि हकदार तरसे तो अंगार का नूह बरसे, इन वन ऑफ द चैप्टर्स व्हेन द मुतावली refuses a share in property to his sister, he finds out that his own son has been diagnosed with meningitis. So those are really moving bits in your book. लेकिन आपने मैम जिक्र किया मुसलमान औरतों के हक की बात का आपने जिक्र किया, दलित औरतों की हक की बात का आपने जिक्र किया. एक कैरेक्टर आपकी बुक में है जुलेखा बेगम, एंड इन दैट चैप्टर देयर इज सच a striking contrast between one woman, a destitute woman named Ashraf, who's been left by her husband. She's left to fend for her children. She has no money, and then there is, and she believes that this is a sort of divine law. I have to go through this because this is ordained by divinity. This is ordained by God. And then there is Zulekha Begum, who knows the Sharia law, who knows the Quran, and who tells her, do you know that in Islam itself, if a man marries more than one woman, then he has to provide for all of them equally. She also tells her about how the Prophet loved all his daughters, you know, and the Prophet bestowed so much love upon them. तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम एक मिसकंसेप्शन भी है कि इस्लाम इज नॉट इनहेरेंटली एंटी वुमन. Islam, how it is interpreted by men. Islam, how it is interpreted by the male clergy, you know, the mutawalis and the ulema and the maulvis. That is anti-woman. और वो आपकी बुक में बहुत strongly आता है कि the day women start interpreting the Quran, the day women start understanding Islam, you know, miracles can happen. Yes. It will be a different world. Yes. ये आप जो कह रहे हैं ठीक है. मेरा भी एक जो इंटेंशन इरादा बोलना वो ये सही है कि इस्लाम ने बहुत सारे राइट्स औरत को दिया है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से राइट टू बर्थ. जब अरब में लड़के पैदा होती तो उसको जिंदा बालू में दबाया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था. उसके बाद में राइट टू एजुकेशन, राइट टू गेट कंपेनियन ऑफ हर लाइफ, उसके चॉइस से लेना पड़ेगा. ये नहीं कि कबूल किया बोले तो कोई अगर बाजू में कबूल किया बोल दिया तो निकाह नहीं होता. उसको खुद कहना है कि मैंने कबूल किया या इनकार किया. एंड राइट टू प्रॉपर्टी, उसका शादी में उसका हस्बैंड उसको महर यानी इकोनॉमिकली सपोर्ट करना उसको शादी में ही होना पड़ता है. उसके बाद में प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको, और वो मुतवली बन सकती है, वो प्रॉपर्टी देख सकते हैं. ऐसा बहुत सारे राइट्स दिए हैं. ओरिजिनल कुरान और हदीस में जो राइट्स दिए गए हैं वो इंटरप्रिटेशन और कल्चरल प्रैक्टिसेस में छीन दिए गए हैं. 100 साल बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ होने के 100 साल बाद अरब सोसाइटी रिवर्टेड बैक टू पेट्रियार्की. वो जो प्रॉफिट के दौर में इतने सारे हुकूक दिए गए, एक के बाद उसमें इंटरप्रिटेशन के जरिए सब चेंज करते गए, उसको बना करते गए, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते गए, जिसके थ्रू से उसे जो भी हुकूक दिया गया था, जो भी राइट्स दिए गए थे, उसको छीन लिया गया. वही तो जुलेखा बेगम ने उसको कहती है. जो बहुत सारे देखिए मुस्लिम औरत को ये तो मेरे स्टोरीज पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मुस्लिम औरतों के बारे में ही नहीं लिखी, जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं उनकी इश्यूज मैं जिक्र की हूँ. मगर ये बात की हुई, आप रोहिंग्टन मिस्ट्री को जानते हैं, वो तो पारसी सोसाइटी के बारे में लिखते हैं क्योंकि इज वेल वर्थ विद इट, और उसमें अच्छा डिपिक्ट कर सकते हैं वो जो बोलना चाहते हैं वो. इसी तरह से मैं एक यूनिवर्सल बात कहना चाहती हूँ, मगर एक साउथ इंडियन मुस्लिम फैमिली के एक बैकग्राउंड में बोलना चाहती हूँ. ये इम्पोर्टेंट बात है. ये अनोमली, ये डिस्टिंक्शन, ये मैं बाहर लाना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ. ये मामले में बात ये है कि अशरफ कुछ नहीं जानती, शीजन, क्योंकि हम कुरान पढ़ते भी हैं जैसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. जैसे संस्कृत श्लोका बोला जाता है कि उसका माना हम लोगों को नहीं मालूम होता, बोलने के लिए बोलते हैं.
बोलने के लिए बोलते हैं, सवाब के लिए बोलते हैं, पुण्य के लिए बोलते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बोलते। इसी तरह अरेबिक जो वर्सेस हैं, सूरा है, वो भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, उसका माना नहीं जानते और वो क्या कहता है वो नहीं जानते, मगर ये इंटरप्रेट करने के एक ग्रुप है और ये ग्रुप ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कोट वन इंसिडेंट, रीडर्स से ये सवाल आने के पहले मैं ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। रिसेंटली देर इज एन इशू अबाउट आवर बिहार सीएम नीतीश कुमार एंड ए मुस्लिम डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। अब देखिए, मैंने बहुत सारा चेक किया, बहुत सारा रिसर्च किया कि कहीं भी कुरान में और हदीस में पर्दे के नाम पर औरत पूरा मुंह छुपाने का कोई हुक्म है क्या बोलकर, मुझे नहीं मिला। बट आई एम ओपन टू इट, इफ somebody proves that it has been written then I have to accept it, but अब तक तो मुझे नहीं मिला। मगर कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं, थोड़ी जगह में, हर जगह नहीं, थोड़ी जगह में सिर्फ आंख छोड़कर एवरी फेस विल बी कवर्ड। इसको हम क्या कहें, इस्लामिक प्रैक्टिस कहें या कल्चरल प्रैक्टिस? बट मैम, आपने जैसे कि कहा कि मे बी दिस इज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कुरान, ये इंटरप्रेट हुआ है ऐसा कि औरतें जो है पूरा मतलब हिजाब में खाली आंखें उनकी दिखें, बाकी पूरा फेस कवर्ड है। तो ये आपने फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्कॉलर आपने कहा, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फेमिनिस्ट अगर आप इस इंसिडेंट को देखें तो अगर मे बी दैट वुमन वाज कंडीशनड टू कवर हर फेस दैट वे, बट व्हाट द चीफ मिनिस्टर डिड आल्सो। मगर एक बात है, मैं दोनों एक्ट्स को कंडेम करती हूँ, दोनों एक्ट्स को। एक क्योंकि जब एक सेक्युलर स्टेट में मैं जिंदगी कर रही हूँ, मुझे रहना है, तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक स्पेस की ज़रूरत है और मुझे एज ए मुस्लिम वुमेन मुझे चाहिए कि मेरे प्राइवेट बिलीफ, मेरा प्राइवेट फेथ जो है ये डेमोक्रेटिक स्पेस से टकराया ना जाए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट अबाउट इट। इतना तो केयर मुझे लेना चाहिए। एक अगर वेदांत में आपके बाजू बैठूं, फ्लाइट पर बैठूं मैं आपके बाजू, तो इट इज योर राइट टू नो हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू, है कि नहीं? अगर मैं फुल कवर करके आपके बाजू बैठी तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ अप्रहेंशन इन यू, आता ही है ना। सो फेस, चेहरा जो है एक आइडेंटिटी है, इसको छुपाने का हम रिलीजियस तौर से भी नहीं है, फिर भी छुपा रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद ये एक एक्ट एक तरफ हुआ, तो नीतीश कुमार बीइंग सीएम, चीफ मिनिस्टर होते हुए वो एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड इट इज, वो जानना चाहते हैं कि मैं जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे रहा हूँ वो क्या यही लड़की है या नहीं, यही औरत है या नहीं, वो उनको जानने का हक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका हिजाब खींचे। आई कंडम, आई डिप्लोर दैट एक्ट ऑल्सो। आई डोंट लाइक, आई डोंट अप्रूव दैट एक्ट। It is not the act of a elected person, chief minister of a state, जो डिग्निटी, जो नीति नियम, जो एक संवैधानिक कर्तव्य वो करना चाहिए था वो नहीं किए, वो भी ठीक नहीं। That's very well put, मैम। और जैसे कि आपने कहा कि दिस इज, ये एक तरह से इस्लाम को मिसकंस्ट्रू करने वाली बात है कि जैसे कि आपकी बुक में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर द सेरागू, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, when it falls from the woman's head, that's almost like an act of rebellion कहीं ना कहीं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेरागू वो हर जगह चालू है एज ए कल्चरल प्रैक्टिस। आप देखिए कर्नाटका में, उत्तर कर्नाटक, बैंगलोर एक्सेप्ट बैंगलोर थोड़े छोटा, उत्तर कर्नाटका, बीजापुर, रायचूर, हैदराबाद, कहीं भी लिए सेरागू ऐसे पल्लू लेते हैं सर पे, जो भी
साड़ी पहनते हैं, वो पल्लू से कवर करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में देखिए अब घूंघट वगैरह वो तो खींचते हैं। सेरगू का इंडियन प्रैक्टिस है ये कल्चरल प्रैक्टिस है ये हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो कर लेते हैं। हर जगह ये सेरगू का कॉन्सेप्ट है। आप जो कह रहे हैं आगे बोलिए, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं कि दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ मार्जिनलाइजेशन, कि जब when that Serugu falls, it's an act of rebellion. या इस दो एक्टिविटीज हैं। एक जो है सेरगू डालना, वो सेरगू डालना ये ना पल्लू ओढ़ना सर पे, वो उसकी चॉइस है, उस औरत की चॉइस है। और बहुत सारे औरतें अब जैसे बीजापुर रायचूर सब धूप भी बहुत रहती है, सो वो सेरगू डालना ही है। और मर्द लोग रुमाल डालते हैं, पेठा डालते हैं। वो वहाँ के एक एनवायरनमेंट और धूप वगैरह से बचने का भी एक तरीका है। मगर उसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस के खिलाफ में है। यानी औरत की अस्मिता, एक औरत की जो औरत को कहा जाता है कि वो अपने घर की इज्जत करना, हिफाजत करना, कोई बात बाहर नहीं डालना, साइलेंसिंग, एक साइलेंस करने का जो मेथड बनाते हैं सेरगू को, सेरगू ढल जाना ही एक बहुत बड़ा जुर्म है, सेरगू हटाना ही बहुत बड़ा जुर्म है। सेरगू के अतरफ जो ये किया गया है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, वो गिर गया तो वो नहीं मानती, वो मैं नहीं मानती। सेरगू इट्स उनका प्रैक्टिस उनकी जरूरत के मुताबिक, अगर चाहे मैं भी चाहूँ तो मैं भी डालती हूँ सेरगू, ये अलग बात है। इसमें शिलांग में गई पिछले हफ्ते, इतनी ठंड थी, सुकड़ती जा रही थी, मैं मफलर लेके पूरा सर ही बांध लिया था मैं। इट्स ए डिफरेंट थिंग, सेरगू डालना या नहीं डालना उनकी जरूरत की, उनकी चॉइस की बात है। मगर सेरगू डालने के लिए कंपल्शन करना, कंडीशनिंग करना, अगर नहीं डाली तो बुरी औरत है ऐसा उसको महसूस कराना, और इसके अतराफ जो है एक कंटिन्यूस तौर से एक थियरी ही डेवलप करना, और उसकी जो क्या बोलते हैं वो उसके कैरेक्टर के बारे में सर्टिफिकेशन करना, these things I don't approve. Right. और मैम आपकी बुक, there is so much tenderness in your book. You know, the relationship between the women also. जैसे एक चैप्टर में, sure ma'am. Yes. So ma'am, the point I was making was कि इतनी tenderness है उसमें कि one woman's fight becomes every woman's fight. जैसे कि जब एक, मैं छोटा सा अगर आपकी बुक में से ही कोट करूं, कि जब जो अशरफ की बेटी है उनकी, no, the youngest daughter, when she dies inside the mosque, then almost every woman in that mohalla comes out, you know, as an act of rebellion, and against the Mutawali and against the men of the mohalla. So one woman's fight becomes every woman's fight. It's not about a Muslim woman, it's not about a Dalit woman, it's about women and their fight in their cultures which have marginalized each of them. इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये इसके बारे में ये एक कॉन्सेप्ट मैं क्या है, एक बैकग्राउंड बनाई हूँ, दैट इज सिस्टरहुड ऑफ वुमेन। जो सिस्टरहुड औरतों में बहुत ज़्यादा सिस्टरहुड रहता है। ये अलग बात है कि औरतों को ब्रांड किया जाता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ गासिप करते हैं, एक दूसरे का लेग पुल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये शेक्सपियर से भी आया है कि उनको ब्रांडिंग किया जाता है। मेरा मतलब ये है कि औरतों का सिस्टरहुड बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। अब देखिए, अब हम फुटपाथ पे जा रहे हैं, कोई औरत को वहाँ एक कुछ डिलीवरी पेन स्टार्ट हुआ तो पूरे जहाँ जो भी औरतें उस रास्ते में जाते रहती हैं सब सर्कल कर देंगे, कवर कर देंगे, एम्बुलेंस तो आते ही रहेंगे। इन बिटवीन उसको क्या हेल्प करना है, अगर वो दलित वुमन है, कोई ब्राह्मण वुमन है, कोई मुस्लिम, कोई नहीं केयर करेगा।
उस वक्त एक ही उनके माइंड में बात रहेगी कि इसको चलो इसको हेल्प कर देंगे. शी इज डिलीवरिंग, शी इज गोइंग टू बी मदर. ये जो अंदरूनी या बॉन्डिंग जो रहता है हर औरत में रहता है. उस हिस्से में ब्लैक कोबरास में ये औरतें मस्जिद नहीं जा सकते क्योंकि उनको जमात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. पूरे मुस्लिम वुमेन, उनको खुतबा नहीं है, यानी उनको कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई सरमन नहीं है. दे आर नॉट गाइडेड. जुम्मा का सरमन तो मर्दों के लिए होता है, औरतों के लिए औरतें जमा ही नहीं हो सकते. फिर भी औरतों में इतना सिस्टरहुड है वो, और उतना अपना रिसिलियंस, अपनी बगावत और सिस्टम के एगेंस्ट में बात करने की अपनी ताकत, ऐसा विस्पर करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मुकाबला करते हैं और ऐसा इजहार करते हैं कि पूरी दुनिया अब सुन रही है. वही बात मैं बोलना चाहती थी. बिल्कुल. एंड इट हैज कम आउट वेरी स्ट्रांगली मैम. आपने मदरहुड की बात करी, एंड थ्रू आउट योर बुक मदरहुड इज ऑल्सो अ रिकरिंग थीम. हाउ द चाइल्ड becomes almost like an instrument of demanding justice, an inspiration for justice for a woman. When a woman is left with nothing, she sees the pain of her child and that inspires her to fight for justice. Motherhood hasn't been easy on you either, and that is something that's a deeply personal story for you. But talk to us a little bit about that, about your personal struggle as a mother, how you came to terms with motherhood, and how a child becomes an inspiration to fight for justice. Ki, I'm not doing this for myself, but my child needs that medicine. My child needs care. It's my child's right, which is why I will fight against all odds. It's a human instinct. जैसे आपने बैकग्राउंड है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर ये बात आपको मालूम रहती है. एक मुर्गी रहती है, उसके छोटे छोटे पैरे से बच्चे रहते हैं, उसके अतराफ रहते हैं. जब एक चील आती है, एक कौवा आता है और वो इमीडिएट तौर से एक चूजे को, एक चिकन को उठा के जाता है, तो यू माइट हैव सीन इट. वो मदर हेन जो है माँ, वो इतने ही ऊपर उड़ती है जैसा कि एक चील उड़ती है या कौवा उड़ता है, इतने ही ऊपर उड़ती है और she sees that it drops the chicken. ये जो है ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. हर औरत में भी ये रहता है, अपने से ज़्यादा अपने बच्चे को केयर करते हुए. और ये मदरहुड का कॉन्सेप्ट, ये आप जैसा आप ब्लैक कोबरा आप मेरी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आई है. मैं बहुत सारे रिलेशनशिप के बोली हूँ, और जो पहली स्टोरी है जो शाइस्ता मतलब उसमें एक पहली बेटी ही माँ बनने का प्रोसेस दिखाया गया है, जहाँ वो माँ बनती है, माँ का रोल अदा करती है और अपने छोटे भाई बहनों को पालती है, परवरिश करती है, अपना बचपन भी भूल जाती है. बिना माँ बने जो वो बेटी उनकी अपनी माँ की मदर की तरह रोल अदा करती है. और उसमें और एक स्टोरी जो है वो मेहरून की जो yes. हार्ट लैम्प में देखिए, वो ये कितना इतना वो जो लड़की माँ के साथ एक ही डायलॉग बोलती है, तुम इस तरह, वो सुइसाइड करने जाती है माँ, तो वो बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती रहती है, वो आके उसके पैर लपेट लेती है और बोलती है, तुम उस बाप के मेरे उस, यानी नालायक नहीं बोलती वो, फिर भी वो आ जाता है कॉन्टेक्स्ट में, उस बाप के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो हम जैसे बच्चों के लिए तुम क्यों जिंदा नहीं रह सकते. वही पूरे स्टोरी का टैगलाइन वही है. वो उसके बाद में वो रियलाइज कर लेती है, वो अपने ऊपर केरोसिन डाली रहती है. शी वॉज अबाउट टू लाइट दैट मैच बॉक्स. तब वो रियलाइज करती है, होश में आती है. यानी सुइसाइड करता ही है इंसान जब वो अपने होश में नहीं रहता. वो होश में आती है, बच्ची को खुद आप लपेट में लेती है और घर के अंदर जाती है. इट इज़ द स्टोरी. सो छोटी छोटी लड़कियां अपनी उम्र से पहले ही माँ बन जाती हैं. मगर जब मैं एक पैनल डिस्कशन अटेंड कर रही थी, तो रीडर से एक सवाल आया, ये भी
इंटरेस्टिंग मोड है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो कह रही थी कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं मगर इनजस्टिस कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। क्या मेहरून को अपनी लाइफ नहीं या अशरफ को अपनी लाइफ नहीं, क्यों उसके वुमेनहुड को मदरहुड में क्यों मर्ज करके उसके ऊपर इनजस्टिस कर रहे हैं वो? ये सवाल वो लड़की का था। मैं उसको जब जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं बोली मैं ये बात में अपनी सोच लगाऊंगी और बाद में कभी भी मैं इसका जवाब दूंगी बोलकर। मगर हमारे पूरा आप कल्चर लीजिए, हमारी लिटरेचर लीजिए, हमारा सिस्टम लीजिए, हर जगह पे मदरहुड और विमेनहुड दोनों का कहीं भी तकसीम नहीं किया गया। इट इज कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, अलग नहीं किया गया। और एज ए वुमन, जैसे मेरी जवानी की उम्र से, जब बच्चे मेरे छोटे थे, जब से लेकर अब तक मेरा वुमेनहुड ही मेजर इंस्टिंक्ट होता है। ऐसा क्यों मुझे पता नहीं, मगर अब के जनरेशन में लड़कियां ये दो का बहुत क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन करते हैं और वो बोलते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी है, बच्चे ही हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है, हमारी अपनी अलग ज़िंदगी है, हम हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बच्चे पल जाएंगे, बच्चों को जो प्यार मोहब्बत देना है देंगे। कितने डिवोर्स केसेस मेरे टेबल पर आएंगे एज एन एडवोकेट। औरत कभी भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती, अपने कस्टडी में ही रखना चाहती है। मगर अब मैं देख रही हूँ वो आसानी से कहती है कि बच्चे तू ले ले, मेरा एलिमनी सेटल कर दे। ये भी मैं देख रही हूँ। अब मैम आपने जैसे हार्ट लैम्प का जिक्र किया, डीपली मूविंग स्टोरी, जो जब वो मदर केरोसिन डालने की कोशिश करती है, आई वुड नज यू अ लिटिल एंड आई नो इट्स अ डीपली पर्सनल स्टोरी, बट ये जो आप लिखती नहीं वो कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ में घटित भी होता रहा, उसी को आपने इस बुक में भी उतारा है और अपनी तमाम स्टोरीज में उतारा है। तो मदरहुड की उस स्ट्रगल के बारे में अगर आप बात करें थोड़ा, कि हाउ इट वाज एक्सट्रीमली टफ फॉर यू टू एम्ब्रेस मदरहुड, बट आपने किया, एंड उसके लिए एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज यू ऑलमोस्ट गिव अप। यस, उसके yes, ऐसा भी एक मौका आया था मेरी ज़िंदगी में। जब मैं बहुत एक्टिव थी पहले से, शादी से पहले से भी मैं एक्टिव थी, बहुत सारा लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था और बहुत सारे घर से बाहर की एक एक्टिविटीज़ में भी मैं इन्वॉल्व थी। एक्टिविज्म कहते हैं। या एक्टिविज्म। मगर बाद में जब शादी हुई तो एक माहौल बिल्कुल शादीशुदा औरत के लिए, शादी तो मेरे पसंद से ही की थी मैं, ऐसे नहीं हो सकता था कि कोई मुझ पर इम्पोज किया जाए। मेरे पेरेंट्स को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए मेरी कुछ चॉइस थी, उसी को वो लोग, उन लोगों ने भी माना। उन्होंने मेरे कॉलेज में सीनियर भी थे वो लड़का, एंड ही वाज प्रेजिंग माय एक्टिविटीज़। यही एक मेन बात थी जिससे मैं उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद मुझे मैं हाई स्कूल में टीचर थी, मुझे रिज़ाइन करना पड़ा और आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू होम ओनली। मैं बीवी थी, बहू थी, एक घर की इज्जत थी और कुछ नहीं। मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा दूसरा कोई काम नहीं था। बस सुबह में उठो, नाश्ता बनाओ, खाओ, कपड़े आयरन करो, हस्बैंड को दो आराम से, दोपहर का खाओ पियो, घर में रहो, सो उठो, बस इतना ही था। मगर मेरे अंदर का जो जज्बा था, एक पैशन ऐसा था कि मैं कुछ करना चाहती थी, मैं लिखना चाहती थी, एटलीस्ट कुछ ना हो। जॉब को तो रिज़ाइन किया था, मैं तो कुछ लिखना चाहती थी, अपने एक्सपीरियंसेस बोलना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये फील कर रहे थे कि शी इज़ डिस्टर्ब, अनरेस्ट में है ये बोलकर। जब भी वो बिजनेसमैन है, उनका ऑप्टिकल शोरूम है हमारी जगह पे, जो भी एक लिटरेरी पर्सन दुकान को आते तो उनको चश्मा भी देते और साथ में घर को भी बुला के लाते और मुझसे इंट्रोड्यूस करते। एक बहुत फेमस आथर थे, गुरु रामस्वामी अयंगार बोल के, बहुत माना हुआ नाम है उनको कन्नड़ा में। जब वो शॉप को आए तो उनको खुद लेके आए घर को
और मुझसे बात करने मौका दिया। वो तो भरा हुआ घर था, सास ससुराल में सास थी, ससुर थे, देवर नंदन सभी थे। उनके आगे मैं उनके साथ पे बैठ के बात करती थी। ये मौका रिस्क लेकर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रोवाइड करते थे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। ये माना नहीं जाता था एक शरीफ घरानों में, इसको बुरा समझता था। देखो हस्बैंड ही कैसे गैर मर्द को घर को लाता है और बीवी को बात करने का मौका देता है बोल के, फिर भी ही टुक इट। इसके बावजूद मुझ में इतना अनरेस्ट था, मैं किसी से बात करना चाहती थी, किसी से मेरे अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहती थी। मैं लिखूं भी तो क्या लिखूं, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। शादी से पहले एक पब्लिश हुई थी शॉर्ट स्टोरी, बस उसके बाद कुछ दिमाग में जमता ही नहीं था। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे दिमाग पर दिमक चढ़ रहा है, इट इज़ रॉटनिंग, मैं क्या करूं अपने दिमाग का, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी भी नहीं कर सकती हूँ। ये तो अनरेस्ट था ही। बीच में मेरी एक बेटी पैदा हुई, वो बेटी पैदा हुई, वो जो हॉस्पिटलाइज हुए, ये हुए, घर को आए, सेलिब्रेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ अच्छा था। जब बच्ची 3 महीने की हुई तो फिर से कुछ झगड़ा तो मैं ही करती थी, वो तो झगड़ा कर दे के आदमी नहीं थे। मेरे जो डिससेटिस्फैक्शन थे और मेरा डिप्रेशन भी जो था, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये सब मिला हुआ झगड़े तो मैं शुरू करती थी। रात के 10 बजे झगड़ा शुरू करी, सोने ना दिया उनको। उसके बाद में स्ट्राइट अवे गुस्सा आया, कदम पटकते हुए गई। और वहाँ वो तो ऑप्टिकल और क्लॉक्स एंड वॉचेस के डीलर्स थे, उसका रिपेयर सेक्शन भी था। उसके लिए ये पेट्रोल, वाइट पेट्रोल जमा करते थे। ये ऑर्डिनरी पेट्रोल में नहीं होता, वो फ्लाइट्स को सब जो डालते हैं वो वाइट पेट्रोल जमा करते, बाथरूम के पास कहीं स्टोर किए थे। वो मुझे मालूम था, स्ट्राइट अवे गई, वो पेट्रोल उठा लिया, बेडरूम को आई, पूरा वो पेट्रोल उंडे लिया एंड आई वॉज अबाउट टू लाइट माई सेल्फ। बच्ची रोने लगी, पता नहीं उसको क्या इंस्टिंक्ट हुआ, चीख मार के रोते रही, मेरे हस्बैंड भी उठ गए। देन ये रियलाइज कुछ तो हो रहा है। देन हक कर लिए, मेरे हाथ से वो मैच बॉक्स पकड़ के खींच के फेंक दिया एंड ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू कमिट सच थिंग। वो बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, फिल्मी बोलते हैं, ये इमोशनल सीन बोलते हैं, ये ऐसा हो गया। देन ये रियलाइज अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूँ, जो ये बोल रही है कि मेरा दिमाग सड़ रहा है, गल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये क्या है बोलते हैं, मैं बंद हूँ, मुझे कुछ तो सांस लेने के लिए चाहिए इसे, तो अगर मैं इसको मौका ना दूँ तो ये कुछ तो कर लेगी, आज बच गई, कल या परसों कुछ तो कर ली बोल के। देन ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड। वो ये जो पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस थे, ये सब मैं देखते हुए आई हूँ, इन सब से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं ये फील कर सकती हूँ कि क्या कुछ गुजर रहा है। अगर कोई सुइसाइड कर लिया औरत तो मैं सिंपली ये नहीं कहती कि वो क्यों कर ली, इतना आराम था, इतना पैसा था, इतना ये था, ऐसा हस्बैंड था, ऐसा नहीं बोलती। मगर मैं सोचती हूँ आई गॉट कंसर्न फॉर हर, क्यों जाती है वो एक्सट्रीम स्टेप के लिए। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ लाइब्रेरी को आना शुरू किया। लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक्स ले लेकर थे, लिखने के लिए मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर से कांटेक्ट कराया और थोड़ा आउटलेट तो मिला मुझे। वो इंसिडेंट है आप जो दबे लफ्जों में रेफर कर रहे हैं वो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस मैम। और ये जो आपके अंदर का आपने एक कोनंड्रम की बात करी, वो बहुत स्ट्रांगली इस बुक में आता है, विच इज़ वाई दिस इज़ नॉट जस्ट a literary piece of work, it's a reflection on a woman's life, on womanhood. और मैम आपने अपने कंपेनियन की भी बात करी, मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि there are good men in your book too. Yes. There are feminist men in your book too. Like in one instance when a son encourages his mother to remarry. Yes. So there are you met good men as good Samaritans also. Yes. तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए। ये मैंने देखा है ना, मैं अपनी जिंदगी में देखी हूँ ना, मर्द लोग भी इतने अच्छे होते हैं, पेट्रियार्की तो बस वो डेलीगेट कर दिए रहते हैं। बहुत सारे अच्छे
मर्द लोग हैं, और मैंने ये भी देखा है कि मेरा बाप हो, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, सब औरतों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाले, उनके क्वालिटीज़ को उजागर करने वाले, और उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आने वाले लोग हैं। कहीं भी कोई, मेरे घर के कोई भी मर्द लोग कभी भी अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस करने नहीं आए। ये तो बस हमको एजुकेट किया, हम ना सोचने की सलाहियत दी, और हम खुद सोच के अपने एक डिसीजन को आने की अपनी सलाहियत उजागर किया। इसीलिए मैं इन लोगों को सब बहुत सारा इज्जत करती हूँ, और मैंने ज़िंदगी में भी बहुत सारे, मेरे क्लाइंट्स में भी बहुत सारे ऐसा मर्द को देखती हूँ जो बिल्कुल लाचार रहते हैं और अच्छे लोग रहते हैं, और सोसाइटी में भी देखती हूँ। इसीलिए मुझे ये वन साइडेड एलिगेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं देखी हूँ बहुत अच्छे लोग, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लोग, बहुत चाहत मोहब्बत के मर्द लोग भी रहते हैं इस सोसाइटी में। इसीलिए तो हमारा समाज पनप रहा है आज तक। आपने कहा मैम कि आपके घर में कभी किसी ने अनफेयर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, बट your father wasn't very proud of your education. Yes. And nor was your father-in-law. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा मेरे एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। हाँ। वो भी ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट था जब मेरे फादर बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, यूरोपियन जैसा दिखते, उनके आँख का कलर भी अलग था, बहुत गोरे गुमटे, बहुत हाइट के, बहुत खूबसूरत थे। वेरस जब मैं पैदा हो गई तो सभी कहते गए कैसे आदमी को कैसी चूहे जैसे बेटी पैदा हुई है, गया इसकी शादी कैसी करोगे, क्या करोगे ऐसे। तो जब डिप्रेस तो नहीं थे मेरे, ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट मी। जब उनके एक ब्राह्मण दोस्त थे, उन्होंने कहा इसका जात का लिखवा देंगे, हॉरोस्कोप लिखवा देंगे, और उन्होंने लिखवाया और मेरे फादर को दिया। उसमें ये लिखा था कि ये जब बड़ी होगी तो बहुत सारे किताबें लिखेंगे, बहुत नाम कमाएंगे, दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम होगा। तो मेरे अब्बा ने उसको बिलीव किया, ही बिलीव्ड इट। बाद में मुझे उर्दू स्कूल को दाखिल कराया गया। 1 साल तक समझो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सीख सकी, ना अलीफ सीख सकी, ना बे सीख सकी। सो माय फादर को बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बहुत। Then he was a government officer, senior health inspector. He was transferred to a neighboring district. वहाँ शिवमोग्गा में उनके ऑफिस के सामने एक कॉन्वेंट थी जहाँ कन्नड़ा मीडियम स्कूल थी। वो सोचे कि इसको मैं ड्रॉप करने और पिकअप करने के लिए इजी होगा बोलकर मुझे कॉन्वेंट में एडमिशन करवाया। मगर वहाँ के हेड सिस्टर ने एक कंडीशन रखा कि मुस्लिम लड़कियाँ कन्नड़ा नहीं पढ़ती, 6 महीने का हम टाइम देंगे, 6 महीने में अगर ये कन्नड़ा सीख जाएगी तो यहाँ कंटिन्यू करेगी, वरना आपको टीसी लेके जाना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ेगा बोल के अंडरटेकिंग ले लिए मेरे अब्बा से। जब मेरे अब्बा ने अंडरटेकिंग लिख कर दिया, उनको कुछ बुरा भला कहा गया, यानी कंडीशन रखा गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बाजू खड़ी थी, चेयर के बाजू उनका पकड़ के मैं खड़ी थी। शायद वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई और मुझे ईजी भी हो गई कन्नड़ा। 8 दिन के अंदर मैंने कन्नड़ा पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जमीन पर लिखना सीखा, दीवारों पर लिखना सीखा, वेर एवर लिखना सीख गई। सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, बहुत खुश होते थे मुझे। छोटा मुझे म्यूनसिपल इलेक्शन को कंटेस्ट करवाया खुद उन्होंने, साथ में जाके कैनवास किए उन्होंने। जब मैं विन हुई तो बहुत खुश हुए उन्होंने। और मेरे अबाउट द मेन इन योर लाइफ, about the men in your life, जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है शाइस्ता दी के बारे में जो स्टोरी है, उसमें मुजाहिद को डिस्क्राइब करने में आपको बड़ी मुजाहिद, a woman is describing her husband and she finds it very difficult to find a word for her husband. तो आप लिखती हैं कि you could, shall I say ganda for husband, that is also too heavy a word. A big disaster awaits me. But why get into all of this trouble? Ganda in Kannada. Ganda in Kannada. Ganda in Kannada. Yes. Ganda is equivalent to Gandantara. Gandantara is musibat. Yes. Yes. And then you go on to say you could suggest that I use the nice word pati for husband. Then again, no woman comes to your house, introduces her husband saying
this is my pati, right? This word is not very popular colloquially. It's a very bookish word. If one uses a word pati, there comes an urge to add devaru to it. A common practice equating one's husband with God. I'm not willing to give Mujahid such an elevated status. Come to think of it, for us, that is, for us Muslims, it is said that other than Allah above, our pati is God on earth. Suppose there comes a situation where the husband's body is full of sores with pus and blood oozing out from them. It is said that even if the wife uses her tongue to lick these wounds clean, she will still not be able to completely repay the debt she owes him. If he's a drunkard or a womanizer, or if he harasses her for dowry every day, even if all these ifs are true, he's still the husband. No matter which religion one belongs to, it is accepted that the wife is the husband's most obedient servant, his bonded laborer. By now you must have understood what my relationship with Mujahid is. Even you know, the name we give as a husband is equivalent to animal husbandry. It has derived from that. Yeah, so that's why this imposition, religious and cultural imposition, they won't call it as companion. They call husband, pati devru, everything, an elevated position on woman, and that thing I have discussed there. Yes. और last chapter में भी आप कहती हैं मैम, his status, superiority complex and arrogance all kept laying eggs and procreating. When you're talking about the son of this character, when she gives birth to a son, she says, as he grows up, his status, superiority complex and arrogance all kept laying eggs and procreating. Yes. So somehow some would say, does Banu Mushtaq hate men? No, I don't hate, because I am having my male relatives who are highly loving and respecting me. I love my father, my son, my brothers, even my husband. You know, मेरे husband को तो मैं समझती हूँ कि कोई पेट्रियार्की का बिल्कुल कोई भी एक पॉइंट पे पेट्रियार्की नहीं है. He adores me. अब कभी भी प्रोग्राम को जाएंगे ना, वो बहुत रेयर आते हैं मेरे प्रोग्राम को. He will never come to the dais. Last row में बैठे रहते हैं. And he is the main critic of my works and my body language and me. बाद में फीडबैक देते हैं, ऐसा ठीक नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं हुआ बस. और कर्नाटका में ये I mean कर्नाटका में क्या इंडियन कस्टम ही ये है कि जब एक विमेन अचीवर को ऑनर करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, तो उसके हस्बैंड को भी साथ में रखते हैं, या मेल अचीवर को ये करते हैं तो उसकी बीवी को भी साथ में रखते हैं. मेरे इतने प्रोसेशंस किए हैं. एक वहाँ जब मैं कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेरा प्रोसेशन किया गया. उसको पूरे ऑर्गेनाइजर्स जाके हाथ जोड़ के पूछे कि भाई अपनी बीवी के साथ बैठो, तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे. वो दौड़ गए, भाग के चले गए, नहीं आते. वो मेरे साथ कहीं भी नहीं आते, डायास पर तो कभी भी नहीं आए थे. एक खार कभी भी उन्होंने डलवाया नहीं, मेरे साथ दूर ही रहते हैं. और भी एक बात है, जब मेरे साथ प्रोग्राम आ जाते हैं तो प्रोग्राम होने के बाद बहुत सारे ऑडियंस रीडर्स आते हैं और बोलते हैं कि मैडम कैन वी टेक वन फोटो विथ यू, फोटोग्राफ विथ यू, ऐसे ओके यू टेक. तो लास्ट में आते हैं और बोलते हैं मैडम कैन आई टेक यू फोटोग्राफ विथ यू. So I won't hate them. I love them. I love them a lot. मैम थोड़ा मैं आपकी, you know, this book is not just feminist commentary. It's a reflection on society. और मैं थोड़ा womanhood और motherhood से हटके एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी बुक में, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब एक मुतावली सारे इश्यूज को छोड़कर पूरी सोसाइटी, पूरी जमात किस चीज़ में लग जाती है कि शायद अ मुस्लिम मैन हैज़ बिन क्रिमेटेड रॉन्गली, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता है. और जितने इश्यूज हैं, विमेंस राइट्स के इशू, गरीबी के इशू, रोड ना बनने के इशू, पॉट होल्स के इश्यूज, उन सबको छोड़कर पूरी जमात किस में लग जाती है कि भाई एक मुस्लिम आदमी को गलत तरीके से क्रिमेट किया गया है, उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करना चाहिए. हिंदू स्मशान में उसको
हाँ, ये और बाद में दिया पता गया चलता है कि it was not in fact a Muslim man, but he must have been a Hindu who has been cremated rightly. But ma'am, this is a very strong critique of how politics has been in our side of the world. Yes. Religion is a very convenient excuse and a very convenient becomes a very convenient focal point for politicians. Yes. इसके बारे में बताइए। यहाँ आजकल तो आप देखिए एक जो आजकल के ज़माने में यही एक मेन इशू हो रहा है कि सिर्फ इमोशनल इश्यूज ही उछाले जाते हैं। आप रोजगारी के देखें, कर्नाटका में रिसेंटली एक 3-4 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइडल नोट ये था कि कोई जॉब्स ओपनिंग नहीं हो रहे हैं, मुझे ज़िंदगी करना भी मुश्किल है, कोई डेवलपमेंट वर्क भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। ऐसे यंगस्टर्स के लिए, जॉब ओपनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई भी दूसरे एक सोशल इश्यूज़ के बारे में और जो कोई बेसिक नीड्स के बारे में हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इमोशनल इश्यूज़ ही उछाल रहे हैं। सिर्फ मुतवल्ली ही नहीं, हर कोई हमारे देश में हर कोई इमोशनल इश्यू ही उछाल रहा है और हम आंख बनकर उसके साथ चल रहे हैं। उसका ही अच्छा बुरा वही डिस्कस कर रहे हैं, उसी में खुशी महसूस कर रहे हैं, वही डेवलपमेंट वर्क मान रहे हैं और आराम से हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट पे जब वो मुतवली डीएम या किसी डिस्ट्रिक्ट उसके पास जाते हैं, आई थिंक कमिश्नर के पास जाते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि आप इतनी बार मेरे पास आ गए इस चीज़ के लिए कि इसकी बॉडी को एक्सह्यूम करी क्योंकि इसको गलत तरह से क्रिमेट किया गया, लेकिन आप मेरे पास रोड्स के लिए तो कभी नहीं आए, आप मेरे पास पॉट होल्स फिक्स कराने के लिए तो कभी नहीं आए। तो वो बोलता है वो देखा जाएगा साहब, उसको टाइम है, अभी भी बहुत सारा टाइम है, ये तो अर्जेंट इश्यू है, ये तो बहुत ज़रूरी इश्यू है। मगर बाद में और उसमें सटायर इतना लगता है कि जिस मुसलमान मरा हुआ है ये समझकर उसके लाश को जनाजे में लेकर जाते रहते हैं, वही पी के धुत होकर उनके आगे रोड क्रॉस करता है। इतनी मेहनत के बाद कोई मुंह नहीं खोलता। और ये स्टोरी को आप जानते ही कौन वेलकम करते हैं और कौन अनवेलकम करते हैं। तो मैम ऐसा क्यों है कि somehow we as people also get embroiled in these issues? आपने कहा कि इमोशनल इशू उठाना आसान है क्योंकि बहुत जल्दी वो आपके पैशंस और आपके इमोशंस ट्रिगर कर देगा, तो ऐसा क्यों है कि we as people also get embroiled in this? क्योंकि उस स्टोरी में एक औरत अपनी भाई की प्रॉपर्टी में शेयर डिमांड करती है जो कि she is entitled to under law, but even she forgets that there are bigger issues. Yes, कि because my brother-in-law is fighting for this larger cause, let me forgive him कि वो मेरी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दे रहा। तो ऐसा क्यों कि we बाद में लेंगे, अब तो ये इम्पोर्टेंट इशू ऐसा क्यों है कि we as people ऐसा ही है। देखिए आप पिछले 6 महीने से हमारे देश में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डट के पूरी ताकत और हिम्मत से, आप 1 2 3 4 बोल के आप लिस्ट आउट कीजिए, मालूम होगा आप भी ज्वाइन होंगे, मैं भी ज्वाइन होंगी, उसमें हम वही डिस्कस करते जाएंगे जो थोड़े लोग चाहते हैं कि हम उसी में लगे रहना चाहिए। मैम ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, बट आई वुड स्टिल आस्क यू, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइज, कोई भी शॉर्ट लिस्ट या कोई भी लॉन्ग लिस्ट will do justice to the recognition this book deserves. Not just this book, but all the characters, all the women that you have reflected on in your book, the recognition that they deserve. This is a lived reality जो आपने इस book में उतारी है। लेकिन how has a booker changed your life? And how do you think a booker has changed the life of all these characters, from Ashraf to Shaista to Hasina? एक तो ये सब औरतें जो हैं, इनसे मैं ज़ोर से कुछ बोलने नहीं लगाया उनको, बस मैं बहुत इंटीमेट तौर से उनको लिसन करते आई हूँ, उनको सुनते आई हूँ
किचन में क्या बोल रहे हैं वो, आप एक कोर्ट में क्या बोलते हैं, अपने आंगन में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला कोई कानून तोड़ नहीं रहे हैं। कोई ये जो पुरुषशाही का कानून जो है वो अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, बस उन कानूनों को बेंड कर रहे हैं और वो यूजलेस बोल के बता रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं अपने बिल्कुल एक मुस्कुराहट के साथ, बिल्कुल अपनी खामोशी के साथ, बिल्कुल अपने बच्चे को साथ में लेते हुए, बिल्कुल अपना पल्लू सर पर रखते हुए, ये अपनी अदा से ही इन सब का मुकाबला कर रहे हैं। ये आसान बात है उनके लिए कि घर छोड़ के चले जाएंगे, चलो मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा क्या 1 2 3 ऐसा बोल के चले जाना आसान बात है, मगर बाहर जाके वहीं भी वही पेट्रियार्की है, रास्ते में भी वही पेट्रियार्की है, स्कूल में भी वही है, माँ के घर में भी वही पेट्रियार्की है। वो तो मैं बताई हूँ हार्ट लैम्प में, और सिस्टम में भी वही पेट्रियार्की है, सोसाइटी में भी वही पेट्रियार्क है। आप एक जॉब में जाइए, वहीं भी पेट्रियार्की है, वो कैसे सर्वाइव होगी। इसीलिए वो जो घर के पेट्रियार्की है वहीं से उसका मुकाबला शुरू कर रही है, और वो मुकाबला इस नए अंदाज से करती है, इस अच्छे तरीके से करती है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि ये कानून तोड़ रही है, कानून बेंड कर रही है, कानून अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रही है। यही तो वो मेरी स्टोरीज में के, इसीलिए बुकर के ज्यूरी के हेड जो थे मैक्स पोर्टर, उन्होंने कहा बुकर फंक्शन में कि ये स्टोरीज दो दे आर लोकल, दे हैव गॉट यूनिवर्सलिटी, दैट्स व्हाई दे हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर। इसीलिए एक औरत टर्की से फ़ोन करती है, ये मेरी कहानी है। इसी तरह एक कनाडा से फ़ोन करती है, बोले हाउ यू कम टू नो अबाउट मी, माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर। और एक औरत पूछती है, ये मेरी अपनी कहानी है, मेरी माँ की भी कहानी है, मेरी नानी की भी कहानी है, आप क्यों इतना अच्छा लिख सकते हैं, आप क्या वहाँ से एक CCTV लगाए हो क्या मेरे घर पे। सो दीज आर द रिएक्शंस आई एम गेटिंग। और लोग इतना प्यार दिया है, इतनी चाहत दी है, इतनी इज्जत दी है, मुझे बहुत खुशी है, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। मगर ये और बात है कि मैं से आज तक एक लफ्ज़ भी लिख ना सकी, क्योंकि इधर मैं तो एयरपोर्ट लॉबी में रहती हूँ, या ट्रैवलिंग में रहती हूँ, या फ्लाइट में रहती हूँ, या पैनल डिस्कशन में रहती हूँ। यही तो मेरा पूरा वक्त ले रहे हैं, और एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा मैं टूर कर रही हूँ। ये टूर का सिलसिला यू नो आई एम 76 इस मौके के ऊपर, और एक रोबोटिक हार्ट सर्जरी के बाद में मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल करना भी मुश्किल समझा जाता था। मैम, योर डॉक्टर इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग यू। इसके बावजूद इट हैज़ बिकम, अब आदत सी बन गई है मुझे ट्रैवल करना और लोगों से मिलना, मुलाकात करना, उनसे तबादला ख्याल करना, ये सब मुझे आदत से बन गई है और मुझे अच्छा भी लगता है। मगर इसके साथ में मैं ये चाहती हूँ कि शायद 1 महीने के बाद मैं ये ट्रैवलिंग टूर्स वगैरह बंद कर दूँगी और कुछ लिखने में लग जाऊँगी। वैसे जर्मनी से एक फेलोशिप भी आया है मुझे, वो इनवाइट कर रहे हैं कि वहाँ मैं जाऊँ और वहीं पे रहकर कुछ लिख पाऊँ, ऐसा फेलोशिप भी वो ऑफ़र कर रहे हैं मुझे, एक्सेप्ट भी कर रहे हूँ शायद। और हाल ही में आज सुबह में हमारे जो लिटरेरी एजेंट हैं कनिष्का साहब ने, उन्होंने बताया कि US में एक बहुत बड़ा प्राइज़ जो है नेशनल क्रिटिक प्राइज़ में हार्ट लैम्प लॉन्ग लिस्ट हुई है। आज से बुकर से पहले मेरे ऑटोबायोग्राफी आदि हुई थी, उसके बाद कुछ ना लिख पाई, अब तो वो लिखना चाहती हूँ। अभी ऑटोबायोग्राफी को टाइम है।
शायद, मगर ऐसे थोड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं नोट भी की हूँ। परसों जो लखनऊ में थी, मैं लखनऊ से यहाँ पे आई हूँ मैं, तो वहाँ एक औरत ने मुझसे मिला, वो कह रही थी वो इस्लामिक आई मीन पर्टिकुलरली अबाउट तलाक एंड हलाला PhD की है, वो एक मुस्लिम औरत है। उसने कह रही थी मैं बोली क्या तुमने इस PhD थीसिस के लिए सोर्सेस कोट की हो क्या, एंड आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू रीड इट, आई वांट टू गो थ्रू इट, क्या मुझे भेज सकते हो क्या? बोले हाँ, मैंने सब कुछ ऑथेंटिकेटेड तौर से मैंने लिखा है, बहुत सारा वर्क कर रही हैं मुस्लिम औरतें इसके बारे में। मगर देखिए जितना मैं कोट करके लिखती हूँ तो फिर भी मुझे बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों से कहा गया है कि जाओ, घर जाओ, पापड़ बेलो, रोटियां बेलो, आराम से सो जाओ, ये भूल जाओ बोल के। दैट इंसिडेंट, वो स्टेटमेंट जो है, दैट इंसिडेंट, औरत की कोई लियाकती, उसकी कोई कदर, उसकी कोई मेहनत, उसे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो खामोश रहना ही पूरी सोसाइटी और पूरा सिस्टम चाहता है। अगर वो बात कर देगी या कुछ क्वेश्चंस रेज कर देगी तो इनका पूरा फाउंडेशन हिल जाएगा, ढल जाएगा। मैम मेरे तो सवाल बहुत हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रीड एन एक्सर्प्ट ऑफ द बुक, और उसी से मेरा ख्याल है ख़त्म भी करना चाहिए ये सेशन, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, आई मीन even the most cruel person will be moved to tears. जिस सफरिंग की आपने जो बात करी है, and it's almost like a woman is talking to her God, अपने परवरदिगार से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि where are you? Are you not seeing what I'm going through? और एक कंप्लेंट की टोन भी है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस की टोन भी है। तो हम ये लास्ट नहीं, आपको मैं कह दूं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाएगा क्या? Lord means I have referred to God. It is not only the God. Yes. It is the system. It is the household arena. It is the society. It is the overall overlapping patriarchy I have referred to there. Yes. That is holding back a woman. जो patriarchy, religious text और the concept of God को भी अपने लपेट में ले लेंगे, अपने पॉइंट वैलिडेट करने के लिए, दूसरों का मुंह बंद करने के लिए, दूसरों को साइलेंस करने के लिए। तो हमें लास्ट पैराग्राफ, द निब ऑफ माय रेड इंक हार्ट, the nib of my red ink filled heart has broken. My mouth can speak no more letters to write. I do not know the meaning of patience. If you were to build the world again, to create rules, to create males and females again, do not be like an inexperienced potter. Come to earth as a woman, Prabhu. Be a woman once, my Lord. I think that's a perfect note to end the session on. And ma'am, we sincerely hope that you have many, many more letters to write. Thank you, Vedant. Because it's truly been a pleasure reading this book and speaking to you, ma'am. Thanks very much for speaking to us. Thank you.